दोस्तों आज है 31 जुलाई, दिन है बृहस्पतिवार 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर रेंजरों को समर्पित है जो वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। कई रेंजरों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवाई है। यह दिन उनके साहस और बलिदान को सम्मान देने का एक माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ IRF द्वारा इस दिवस की शुरुआत 2007 में की गई थी और तब यह दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण में लगे रेंजरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता था। भारत सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संभावित टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने कहा है वह देश के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और ज़रूरत पड़ी तो राजनीतिक और व्यापारिक स्तर पर उपयुक्त दबाव बनाया जाएगा। भारत ने साफ किया है कि वह सहयोग का पक्षधर है, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्यायपूर्ण आर्थिक दबाव का ठोस जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं। यह फैसला देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और आतंक के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए लिया गया है। सरकार की यह नीति साफ करती है कि भारत अब किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए फैसले के जरिए पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया गया है कि भारत की रेड लाइन अब कोई नहीं लांघ सकता। विदेश मंत्री S जयशंकर ने राज्यसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि की प्रक्रिया को रोका है। उन्होंने कहा कि यह कदम पाकिस्तान के अड़ियल रवैये और लगातार हो रहे दुर्व्यवहार के कारण उठाया गया है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि अब भारत अपने जल संसाधनों का उपयोग अपने हित में करेगा और संधि की शर्तों पर पूर्व विचार किया जा रहा है। उनका यह बयान भारत की कूटनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को आतंकियों के पूरे सिस्टम को तोड़ने का पूरा अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सुरक्षा और जनता की रक्षा के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस। शाह ने यह भी कहा कि जो भी भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देगा उसे करारा जवाब दिया जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और सरकार की सख्त नीतियों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा, हमारा नेतृत्व ब्रह्मोस भेजता है, डोजियन नहीं। यह बयान पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के रूप में देखा गया। शाह ने स्पष्ट किया कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत सरकार इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन भावना के अनुरूप निर्णय लिया और हमारी सेनाओं को कार्रवाई की पूरी छूट दी गई। अमित शाह ने सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए जवानों का अभिनंदन भी किया। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम चश्मे से चीज़ों को देखती है और सवाल किया कि क्या पी चिदंबरम पाकिस्तान को बचाना चाहते थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा था उन्हें करके दिखाया। हालांकि उनके बयान के दौरान विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। अंत में अमित शाह ने पहलगाम आतंकी का जिक्र करते हुए जानकारी दी कि उनमें शामिल तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जो सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। राज्यसभा में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। उन्होंने बताया कि भारत की कूटनीति और सबूतों की वजह से कई देशों ने पाकिस्तान की सच्चाई को पहचाना। जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति पर अडिग है। इस कदम से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है।
तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ एक यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। इस यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। इसका मकसद सामाजिक न्याय और विपक्ष की एकता को मजबूत करना है। अगर राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होते हैं तो यह यात्रा और भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं स्पेशल एसआईआर क्या है। तो एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका उद्देश्य चुनाव में मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर सूची से हटाना है। इससे मानना है कि मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय बनी रह सकेगी। ईसी का कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान 56 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जिसमें लगभग 20 लाख मृत मतदाता, 28 लाख स्थानांतरित, 7 लाख डुप्लीकेट पंजीकरण और 1 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें संपर्क करना संभव नहीं है। दरभंगा में एक महिला के जबरन अपहरण का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक बाइक से आता है और महिला को जबरन बिठाकर ले जाता है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला को भी खोज निकाला है और अब यह जांच की जा रही है कि वह बालिग है या नाबालिग। दोस्तों, ऐसे मामलों में चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तमिलनाडु भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में एक बड़ी नियुक्ति की घोषणा करते हुए नेत्री खुशबू सुंदर को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने बताया कि यह नियुक्ति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी से की गई है। NISAR की सफल लॉन्चिंग भारत और अमेरिका की संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना की बड़ी कामयाबी है। यह सैटेलाइट धरती की सतह से होने वाले बदलाव जैसे भूकंप, भूस्खलन और जलवायु पर नज़र रखेगा। इससे भारत को प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर जानकारी मिल सकेगी। यह वैज्ञानिक शोध और आपदा प्रबंधन में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है दोस्तों। और रूस में भूकंप के दौरान अलर्ट सिस्टम ने समय पर चेतावनी दी। लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका मिल गया। इस वजह से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रूस सरकार ने इसे सुरक्षा प्रणाली की बड़ी सफलता बताया। नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर NTWC ने कैलिफोर्निया तट के लिए सुनामी एडवाइजरी रद्द करने की घोषणा की है। विशेष रूप से सैन डिएगो से सैन लुइस ओबिस्पो कंट्री तक का क्षेत्र अब सुरक्षित घोषित किया गया है। इंडियन डीजो एक्सपो 2025 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडप में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा। इस एक्सपो में 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हिस्सा लेंगे, जो प्रो साउंड, प्रो लाइट, प्रो डीजे गियर और अन्य तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। यह एक्सपो म्यूजिक और इवेंट प्रोडक्शन से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में NCRTC ने यात्रियों की यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए नमो भारत चैंपियन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम यात्रियों के लिए यात्रियों के द्वारा की सोच पर आधारित है, जिसमें यात्री खुद आगे आकर फीडबैक देंगे, नियमों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे और ज़रूरतमंद यात्रियों की मदद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य यात्रा को अधिक सहज, सुरक्षित और सहयोगपूर्ण बनाना है। जो यात्री इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे उन्हें खास आयोजनों में सम्मानित किया जाएगा और सोशल मीडिया पर भी उन्हें सराहा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे कारोबार और रेस्टोरेंट पर दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप है कि ये प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन देर रात करते हैं तथा देर रात तक शराब परोसते हैं, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई के मामले में मुस्लिम संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जो संगठन पहले बीजेपी का डर दिखाते थे, अब चुप क्यों हैं। रशीदी ने इकरा हसन के मामले में भी सपा और मुस्लिम संगठनों की खामोशी पर सवाल किया और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस में शिकायत की है। दिल्ली सरकार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 और 3 के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक वाई आकार का फ्लाईओवर और सुरंग सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काम कर रही है।
इस परियोजना के तहत मौजूदा 6 लेन की सुरंग सड़क को बढ़ाकर 12 लेन किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस काम के लिए पीडब्ल्यूडी जल्द ही एक सलाहकार नियुक्त करेगा। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। खबर उत्तराखंड के रुड़की की है। एक मस्जिद में गए बच्चे से 4 नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्चे ने यह बात अपने स्वयं परिवारजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उप शासनादेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में केवल एक बार आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इस फैसले से अब राज्य के पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में कई बार आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी पाने में आसानी होगी। और महाराष्ट्र की सरकार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां शरद पवार गुट की एनसीपी के वरिष्ठ नेता अन्ना साहेब डांगे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अन्ना साहब डांगे का राष्ट्रीय समाज सेवक संघ आरएसएस से पुराना जुड़ाव रहा है और उनके बीजेपी में शामिल होने से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। इस कदम को एनसीपी ने एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि बीजेपी ने इसे अपनी राजनीतिक मजबूती का संकेत बताया है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 10 वर्षीय बच्चे के पेट से करीब आधा किलोग्राम बालों का गुच्छा सर्जरी के जरिए निकाला गया। बच्चे को लंबे समय से पाचन संबंधी समस्याएं, भूख न लगना और वजन घटने जैसी परेशानियां हो रही। दोस्तों, अपने बच्चों का ध्यान रखना, उनको कभी अकेले में छोड़ो तो उन पे ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मच गई है। इस हादसे में बह गए उधमपुर जिले के 2 शिक्षकों के शव बरामद किए गए हैं। प्रशासन और बचाव दल ने लगातार खोजबीन के बाद शवों को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि यह शिक्षक स्कूल ड्यूटी के सिलसिले में इलाके से गुजर रहे थे, तभी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए। इस दुखद घटना से स्थानीय लोगों और शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। और छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पत्रकार मुकेश ने विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके चलते उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। पुलिस को शक है कि इन्हीं अधिकारियों की साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया होगा। इस मामले ने राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और प्रशासन निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक बीटेक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान उसे गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया था। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उस पर नकल करने का झूठा आरोप लगाया गया। इस घटना से वह मानसिक रूप से बेहद तनाव में आ गई थी। लगातार अपमान और दबाव के चलते उसने यह कठोर कदम उठाया। परिजन और छात्र संगठन इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करी है। घटना ने शिक्षा व्यवस्था में संवेदनशीलता और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंस्पायर मानक योजना के तहत अब कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के साइंस स्ट्रीम के छात्र भी भाग ले सकते हैं। जिन छात्रों का चयन होगा उन्हें अपने नए और अनोखे आइडिया के लिए 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने इस योजना में सबसे ज़्यादा छात्रों का नामांकन कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया था। दोस्तों, और आम आदमी विधायक अनमोल मान ने अपने राजनीति से संन्यास के फैसले पर फिर से यू टर्न लिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही राजनीति छोड़ने की घोषणा की थी, जिससे सभी चौंक गए थे। दोस्तों, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और कहा है कि वह जनता की सेवा जारी रखेंगे। उनके इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राहत की सांस। खबर खेल जगत से। इंग्लैंड और भारत के बीच निर्णायक 5वां टेस्ट मैच
31 जुलाई यानी कि आज से ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में शुरू होगा। सीरीज़ फिलहाल इंग्लैंड 2-1 से आगे है। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत मैच में नहीं खेलेंगे, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी चोट के कारण बाहर रहेंगे। ऑली पॉप कप्तानी संभालेंगे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलने का फैसला लिया था और अब सेमीफाइनल में भी वही रुख बरकरार रखा। शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और इरफान पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने देश की भावना और हालिया आतंकी घटनाओं के चलते पाकिस्तान से मैच खेलने से इनकार कर दिया। आयोजकों को यह फैसला स्वीकार करना पड़ा और मैच रद्द कर दिया गया। ईज माई ट्रिप जैसी कंपनियों ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए प्रोत्साहन वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने अंक बांटने से मना कर विवाद को और बढ़ा दिया। इस कदम को देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। और खबर बॉलीवुड जगत से, विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम आज रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ नेट कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। यह फिल्म तेलुगु के साथ तमिल और हिंदी में भी रिलीज हो रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की ताज़ा और ज़रूरी खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।